बच्चों, आज के इस वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम राजनीतिक समाजीकरण के विषय पर चर्चा करेंगे। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से देखें या हम इसको तुलनात्मक राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखें या हम इसको जो है राजनीतिक सिद्धांत के रूप में देखें, तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसके ऊपर हमारी चर्चा पिछले 3 जो मॉड्यूल है उसमें या पिछले 3 जो लेक्चर है उसमें हम इसके बारे में जो है चर्चा कर रहे हैं। मैंने जैसे आपको बताया था कि राजनीतिक समाजीकरण जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों को राजनीतिक ज्ञान प्राप्त या लोगों को राजनीति के बारे में बताया जाता है या लोगों को राजनीतिक जो अनुभूतियां हैं या राजनीतिक जो विश्वास हैं या राजनीतिक जो विषय हैं या राजनीतिक जो क्रियाएं हैं या प्रक्रियाएं हैं उसके बारे में जानकारी दी जाती है। सो इस क्रिया को या इस प्रक्रिया को हम राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं। ठीक है जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और ये इस पे आपको एक जो है प्रश्न भी जो है आ सकता है पेपरों में। MA 4 सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर होगा उसका उसमें भी एक प्रश्न आ सकता है। अगर हम इसको UGC के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम इसको जो है मैं आपके साथ जो है एक जो है एक डॉक्यूमेंट शेयर करने लगा हूँ। ठीक है जी, और ये मैंने आपके साथ ये जो है डॉक्यूमेंट जो है वो शेयर कर लिया है। सो क्या राजनीतिक समाजीकरण, इसमें एक प्रश्न पूछा गया है, क्या एक राजनीतिक समाजीकरण एक प्रक्रिया है? यह आपको 2 नंबर वाले प्रश्नों में पूछा जा सकता है। क्या हम राजनीतिक समाजीकरण को एक प्रक्रिया मान सकते हैं? इसके उत्तर में आपने यही लिखना है कि हम राजनीतिक समाजीकरण को एक प्रक्रिया के रूप में मान सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके बारे में हमें राजनीति के बारे में पता चलता है या राजनीतिक विश्वास जो स्थापित होते हैं या हमारा जो राजनीतिक संस्कृति बनती है, एक व्यक्ति की राजनीतिक संस्कृति बनती है या देश में जो राजनीतिक संस्कृति का जो सिद्धांत है उसका निर्माण होता है, उसके लिए जो है राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया को बार बार दोहराना पड़ेगा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, एक पीढ़ी से तीसरी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक, तीसरी पीढ़ी से चौथी पीढ़ी तक, चौथी पीढ़ी से 5वीं पीढ़ी तक। सो क्योंकि इसे हम एक जो है एक 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 कंटिन्यूअस या एक निरंतर प्रक्रिया मानते हैं जो मनुष्यता के साथ चलती रहती है, जो खत्म नहीं होती, ये ना खत्म होगी, ये चलती रहेगी, ये निरंतर चलती रहेगी। क्योंकि जो मनुष्य है वो एक नाशवान प्राणी है। मनुष्य अपनी आयु के साथ अपनी जिंदगी को भोग के जो है इस संसार को जो है छोड़ जाता है, पर जो राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफर होती है या जाती है। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले लेक्चरों में भी आपको बताया या इस विषय पे आपको ये बताया था कि राजनीतिक समाजीकरण कैसे होता है, एक व्यक्ति का राजनीतिक समाजीकरण कैसे होता है। इसकी सबसे बढ़िया उदाहरण ये है कि जब एक शिशु पैदा होता है तो उस शिशु का जो पालन पोषण है वो उसका परिवार करता है। परिवार को हम सामाजिक संस्था मानते हैं और पहली सामाजिक संस्था मानते हैं जिसके द्वारा मनुष्य का राजनीतिक समाजीकरण होता है। सो राजनीतिक समाजीकरण वास्तव में जब वो समाज में रहता है, क्योंकि मनुष्य जो है
वो एक सामाजिक प्राणी है, वो अकेला नहीं रह सकता, वो आइसोलेशन में नहीं रह सकता, उसे अपने विकास के लिए समाज और राज्य की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इसलिए पहले उस व्यक्ति का समाजीकरण होता है, और समाजीकरण में जो अहम भूमिका में परिवार होता है, क्योंकि उस व्यक्ति को या उस शिशु को माता पिता चलना फिरना, ऋणना, ये सारे, ठीक है, और उसे जो हम जिसे कहते हैं इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड, उसकी जानकारी भी परिवार है। उसके जो सामाजिक दृष्टिकोण है, उसका विकास भी परिवार ही है। एक परिवार जो है एक ऐसी कड़ी है जिसके द्वारा मनुष्य का समाजीकरण होता है। अब हम आ जाते हैं राजनीतिक समाजीकरण पर। तो राजनीतिक समाजीकरण क्या हुआ? जब उसी शिशु को, अगर बहुत सरल भाषा में मैंने इसे समझाना हो, जब हम उस शिशु को बाल अवस्था में समाजीकरण के बाद उसे राजनीतिक के बारे में या राजनीतिक दृष्टिकोणों के बारे में या राजनीतिक प्रक्रिया के बारे में या राजनीतिक विश्वास तो खैर बाद में बनेंगे, लेकिन जब हम उसे राजनीतिक प्रक्रिया के बारे में बताते हैं कि सरकार कैसे चुनी जाती है, ठीक है, सरकार कैसे बनती है, सरकार नीति निर्माण कैसे करती है, सरकार द्वारा नीति निर्माण कैसे किया जाता है, और वोट वोट का अधिकार क्या है, हम वोट कैसे डालते हैं, हमें वोट क्यों डालनी चाहिए, वोट डालने के पीछे वोट का क्या महत्व है, इसके बारे में जो है पारिवारिक सदस्य बताते हैं। ठीक है। दूसरी बात, जो उस परिवार में जिस पार्टी की विचारधारा चल रही होती है, क्या जिस विचारधारा के अनुरूप, राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप उस शिशु का पालन पोषण होता है, वो वैसे ही राजनीतिक मापदंड या राजनीतिक सोच जो है वो उसकी बनती है। ठीक है जी। और पिछले लेक्चर में हमने ये सारी जो है इस पे जो है चर्चा कर ली थी, क्योंकि हमारा लेक्चर जो है, लास्ट लेक्चर जो है शनिवार को लगा था, तो उसके बाद एक दिन का गैप पड़ गया, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा जो है इसको विस्तृत रूप से दोबारा जो है इसको बताया है, या दोबारा आपको जो है इसके बारे में जानकारी जो है दी है। आज हम अपने इस संवाद में हम इसकी जो अलग अलग किस्में हैं उस पर चर्चा करेंगे, और राजनीतिक समाजीकरण का अभिकरण कैसे होता है, या राजनीतिक समाजीकरण लोगों तक कैसे पहुंचता है, या लोगों का राजनीतिक समाजीकरण कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम जो है आज की चर्चा करेंगे। और ये आपका जो है इस विषय पर आखिरी लेक्चर है। आज का जो लेक्चर है वो आखिरी लेक्चर है आपका इस विषय पर। पहले तो हम इसकी जो अलग अलग किस्में हैं उस पर हम जो है चर्चा कर लेते हैं। पहली किस्म है इसकी प्रकट एवं प्रत्यक्ष समाजीकरण, इसे हम अंग्रेजी में मैनिफेस्ट और डायरेक्ट जो है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कहते हैं। और जैसे ये नाम से स्पष्ट होता है, प्रकट मतलब जो चीज जग जाहिर होती है, जो चीज हमारे सामने होती है, जो चीज हमारे सामने रखी जाती है, जो चीज हमारे सामने स्पष्ट होती है। ऐसे ही इस तरह के समाजीकरण का नाम अपने आप इस बात को स्पष्ट करता है
या मूल्यांकित मूल्यांकित करता है। अब क्या होता है, इसकी बात जो है आलमंड और पावल और सिडनी वर्मा ने अपने जो पुस्तक थी या अपना जो निबंध था उसमें की थी। प्रकट अथवा प्रत्यक्ष समाजीकरण प्रक्रिया एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त सूचना में, पहली बात इसमें यह है, प्रकट अथवा प्रत्यक्ष समाजीकरण ऐसा समाजीकरण होता है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा सूचना, मूल्य और भावनाओं को स्पष्ट रूप से राजनीतिक रूप, मतलब कि इसमें अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा इसका सरलीकरण कर दूं तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रकट राजनीतिक समाजीकरण होता है उसके अंतर्गत लोगों को राजनीतिक प्रक्रिया के बारे में प्रकट रूप से बताया जाता है। पहली बात, प्रकट रूप से मतलब सरल रूप से लोगों को बताया जाता है। ठीक है, इसकी इन विचारकों ने एक उदाहरण दी है। इस उदाहरण से आपको ये बात जो है वो पूरी तरह से जो है स्पष्ट हो जाएगी कि इसमें आलमंड और जो पावल है वो कहते हैं व्यक्ति, परिवार, अध्यापकों और दूसरे अभिकरणों के परिवार के अंतर्गत स्पष्ट रूप से ढांचों एवं कार्यों एवं राजनीतिक दलों के कार्यक्रम और नीतियों अथवा विशिष्ट राजनीतिक विचारधारा की श्रेष्ठता का ज्ञान प्राप्त करता है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी व्यक्ति को या किसी शिशु को या किसी व्यक्ति को राजनीतिक प्रणाली में जो कुछ भी घटित होता है वो स्कूल द्वारा, किताबों द्वारा, अध्यापकों द्वारा या और किसी माध्यम द्वारा बताते हैं, उसे हम प्रकट राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं। इसमें एक और बात स्पष्ट करनी जरूरी है कि जैसे मूल्यों और जैसे किसी व्यक्ति को राजनीतिक प्रक्रिया या राजनीतिक प्रणाली के बारे में सूचनाएं प्राप्त होती हैं, उस आधार पर उसका राजनीतिक विश्वास बनते हैं। मान लो अगर हमने किसी को ये बताया कि कांग्रेस पार्टी भारत में एक ऐसा दल है जिसने हमेशा जो है लोकतंत्र में विश्वास किया है, जिसने हमेशा जो सेकुलरवाद है जिसे हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं उसमें विश्वास किया है, तो उस व्यक्ति को जो जानकारी दी गई है कांग्रेस पार्टी के बारे में, उसका उस हिसाब से जो है उसका विश्वास क्या होगा, वो उस हिसाब से या उस दृष्टिकोण से कांग्रेस पार्टी को देखेगा और जब वो वोट डालने जाएगा तो उसको आधार बनाकर वो अपना वोट, अगर उसने कांग्रेस को डालना है या और किसी पार्टी को डालना है तो वो उस हिसाब से जो है वो डालेगा। सो अब इसमें मैं आपको एक और उदाहरण जो है वो दे सकता हूँ, क्योंकि हमने परिवार को एक पहला जो है अभिकरण माध्यम माना है जिसके द्वारा राजनीतिक समाजीकरण जो है वो होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। जैसे बचपन में मैं अपनी उदाहरण दे देता हूँ कि हमारे घर में शुरू से जो है आरएसएस की विचारधारा का जो था प्रसार था। मेरे फादर साहब जो था आरएसएस की शाखाओं में जाते थे, बाद में उन्होंने जो था बीजेपी जो था भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। ठीक है, और हमारे घर में जो है
बीजेपी को लेकर जो है एक पॉजिटिव जो है एक सकारात्मक विचार है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे घर में जो मेरे दादाजी थे वो कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, पापा मेरे उसको सपोर्ट करते थे, आधी फैमिली हमारी जो है वो कांग्रेस को सपोर्ट करती थी, आधी फैमिली जो है हमारी जो है वो किसको सपोर्ट करती थी, बीजेपी को करती थी। सो जितनी बार भी मैंने वोट डाली, मैंने पार्टी विशेष को देखकर वोट नहीं डाली, मैंने व्यक्तिगत विशेष को देखकर वोट कास्ट की कि ये व्यक्ति कितना ईमानदार है, ये व्यक्ति की राजनीतिक सोच कैसी है, ये व्यक्ति हमारा जो एरिया है उसका विकास कर सकता है या नहीं कर सकता है। उस हिसाब से जो है मेरा जैसा मेरा राजनीतिक समाजीकरण हुआ था वैसे वैसे मेरी राजनीतिक मूल्य स्थापित हुए। सो इस प्रकार के राजनीतिक समाजीकरण को हम प्रकट या प्रत्यक्ष राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं। ठीक है जी। दूसरा है लुप्त अथवा अप्रत्यक्ष राजनीतिक समाजीकरण। इसमें क्या होता है, इसमें इसके द्वारा भी व्यक्ति का राजनीतिक समाजीकरण किया जाता है, पर यह प्रत्यक्ष नहीं होता, ये दिखता नहीं। ऐसा जो राजनीतिक समाजीकरण है वातावरण द्वारा संचालित होता है, या इसमें जो है वातावरण की भूमिका जो है वो अधिक होती है। वातावरण की भूमिका बहुत ज्यादा जो है अधिक जो है होती है। ठीक है जी। इसमें नॉन जो पॉलिटिकल भावनाएं होती हैं या एटीट्यूड्स होती हैं जिसका संबंध राजनीति से है, जिसका संबंध राजनीति से है, पर ये जो भावनाएं होती हैं वो राजनीति से प्रेरित नहीं होती। इसे हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ नॉन पॉलिटिकल एटीट्यूड्स। सो इस तरह के राजनीतिक समाजीकरण में व्यक्ति के नॉन पॉलिटिकल एटीट्यूड्स के आधार पर राजनीतिक समाजीकरण की प्रवृत्ति जो है निश्चित की जाती है। ठीक है जी। राजनीतिक समाजीकरण की प्रवृत्ति निश्चित की जाती है। पर मैंने इसमें आपको बताया नॉट रिलेटेड टू पॉलिटिक्स और मोटिवेटेड बाय पॉलिटिक्स। इसमें राजनीतिक या राजनीति से ये प्रेरित नहीं होता है। मैं पहले बात आपको बताई है। later influences his orientation towards political concepts। मतलब किसी ना किसी तरह तो व्यक्ति का राजनीतिक समाजीकरण हो रहा है ना। इसमें ये नहीं है कि किसी तरह व्यक्ति का राजनीतिक समाजीकरण नहीं हो रहा। व्यक्ति का राजनीतिक समाजीकरण हो रहा है पर अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है, लेकिन इसके आधार पर भी व्यक्ति के राजनीतिक विश्वास या राजनीति के प्रति जो झुकाव होते हैं वो निश्चित होते हैं। ठीक है। इसके आधार पे भी बन जाते हैं। ये नहीं है कि इसके आधार पर जो है वो व्यक्ति जो है वो राजनीति से अलग थलग रहता है। ठीक है। मुझे यहाँ पर एक राजनीतिक विचारक हुए हैं स्टीफन वाशपी। उनका एक कथन मुझे याद आ रहा है। ये उन्होंने अंग्रेजी में कहा था, तो मैं ऐसे अंग्रेजी में ही जो है कहूँगा, ये बोलूँगा कि where there is a debate there is politics, where there is no debate there is politics, where there is a conflict there is politics, where there is no conflict there is politics। उनके कहने का अर्थ ये है कि जहां संवाद होता है वहां भी राजनीति है, जहां संवाद नहीं होता वहां भी राजनीति है।
जहां पर संघर्ष होता है वहां भी राजनीति है, जहां पर संघर्ष नहीं होता है वहां भी राजनीति है। सो आप अगर अब जब हम जो है अप्रत्यक्ष राजनीतिक समाजीकरण की बात कर रहे हैं तो इसमें जो है हम राजनीति भावनाओं से प्रेरित नहीं है या मोटिवेटेड नहीं है, पर फिर भी इसके द्वारा भी हमारा जो है राजनीतिक समाजीकरण हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो पुस्तक है उसमें उन्होंने एक जो है एग्जाम्पल दी हुई है, उदाहरण दी हुई है, बालक परिवार मित्रों और अन्य समूह के संपर्क में आता है और दूसरे व्यक्तियों के प्रति सहयोग और संदेह की सामान्य अभिवृत्तियों का विकास करता है। अब उसका कहना क्या है? मैंने जब एक शिशु की बात की थी तो उसमें मैंने बताया था कि जो परिवार है उसका अंदरूनी रूप से और बाहरी रूप से राजनीतिक समाजीकरण करता है। पहले समाजीकरण करता है, फिर बाद में उसका राजनीतिक समाजीकरण। सो अकेला परिवार नहीं राजनीतिक समाजीकरण करता, जैसे स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, पीयर ग्रुप्स हो गए, फिर अखबारें हो गई, फिर और जो भी इस प्रकृति में संभावनाएं हैं जिसके द्वारा राजनीतिक समाजीकरण हो सकता है, उसकी जो बात है। और एक व्यक्ति से नहीं मिलता। एक शिशु, अगर शिशु की बात कर लें या व्यक्ति की बात कर लें, एक व्यक्ति से नहीं मिलता, वो कई तरह के व्यक्तियों से मिलता है। हर व्यक्ति की जो सोच होती है, हर व्यक्ति की जो सोचने का नजरिया होता है वो अलग अलग होता है। सो उस प्रकार से एक व्यक्ति की जो राजनीतिक भावनाएं हैं वो उनका विकास होता है। मतलब अगर जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे एक व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति से मिलता है और उसमें जो है उस व्यक्ति में बहुत ज़्यादा सहयोग करने की मतलब आदत है उसकी या भावना है, तो उस व्यक्ति में भी वैसे प्रवृत्ति का संचार होगा, वैसी प्रवृत्ति का संचार जो है उसी व्यक्ति में उस व्यक्ति में होगा। सो अगर विवाद वाला है तो विवाद वाला होगा, अगर सहयोग वाला है तो सहयोग वाला होगा। सो इस तरह राजनीति परिप्रेक्ष्य में देखें, अगर हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो उस तरह के माध्यम का संचार होगा जिस तरह के माध्यम के लोगों से वो व्यक्ति मिलेगा या अपना संपर्क जो है स्थापित जो है वो करेगा। ठीक है, तो ये हो गया, इसको हम कहते हैं अप्रकट या लुप्त राजनीतिक समाजीकरण। फिर एक और होता है आदिम समाजीकरण। ये क्या था? पुराने समय में जब हम राजनीतिक समाजीकरण की बात करते हैं, ना तो राजनीति का विकास विषय के रूप में बहुत ज्यादा हुआ। सो इस वजह से जो उस टाइम पे व्यक्ति होते थे, उन व्यक्तियों का जो राजनीतिक समाजीकरण है उसकी जो गति होती थी बहुत ज्यादा जो है वो धीमी होती थी। इसमें समाजीकरण साधारणतः निम्न स्तर पर रुक जाता था। व्यक्ति कठोर परंपराओं, रीति रिवाजों, मूल्यों द्वारा बंधा होता है। मतलब इस तरह के राजनीतिक समाजीकरण में, पुराने किस्म के राजनीतिक समाजीकरण में जो रीति रिवाज होते थे, मूल्य होते थे, उसके आधार पर व्यक्ति का जो है राजनीतिक समाजीकरण होता था और ये एक स्तर पर जाके रुक जाता था। मतलब एक स्तर से आगे ये नहीं बढ़ता था क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कठोरता होती थी, इसीलिए ऐसा समाजीकरण आगे नहीं बढ़ पाता। ठीक है, ये विशिष्ट राजनीतिक तत्वों के अभाव में व्यक्तियों की भूमिकाएं विस्तृत वस्तुविद फैली हुई हैं। सो ठीक है जी, ये इसमें जो उपयोगी बात थी वो मैंने जो है बता दी। फिर आधुनिक समाजीकरण।
ठीक है जी। आधुनिक समाजीकरण में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, और आधुनिक आधुनिक समाजीकरण क्या होता है? जो कि बालकों और नवयुवकों, ऐसा समाजीकरण जिसमें नवयुवकों और बालकों का राजनीतिक समाजीकरण किया जाता है, उसे हम आधुनिक समाजीकरण कहते हैं। ये समाजीकरण जैसे होता है, स्कूलों द्वारा होता है, कॉलेजों द्वारा होता है, यूनिवर्सिटी द्वारा होता है। उसमें जो पुस्तकें होती हैं, उसमें एक विशेष किस्म का जो पाठ्यक्रम है, उसका अध्ययन जो है कराया जाता है। जैसे कि देश के संविधान के, मतलब कि आपको अगर मैं बहुत साधारण उदाहरण दूं, जब आप स्कूल में पढ़ते हो, छठी से छठी कक्षा से आपको जो है नागरिक शास्त्र का विषय कराया जाता है। उसमें आपको संविधान के बारे में जानकारी, आपके मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी, आपकी जो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है उनके बारे में जानकारी, ठीक है। फिर संसद कैसे काम करती है, संसद के कितने सदन होते हैं, इस सारे के बारे में पाठ्यक्रम में आपको जो है जानकारी दी जाती है। फिर आप जो है एक जो सामान्य ज्ञान का विषय का भी अध्ययन करते हैं, जिसमें जो राजनीति में घटनाएं घटित हो रही होती हैं प्रेजेंट टाइम में, उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होती है। फिर कैसे होता है, रेडियो के द्वारा किया जा सकता है, टेलीविजन, समाचार पत्र, व्यक्ति, राजनीतिक निर्णय, आदेशों और भावनाओं द्वारा जो है, ठीक है जी। अगर मैंने इसको अब सम अप करना हो या इसको एक लाइन में बताना हो, तो आधुनिक राजनीतिक समाजीकरण ऐसा समाजीकरण होता है जो विभिन्न विभिन्न आधुनिक साधनों द्वारा किया जाए, जिसमें बालकों और नवयुवकों को शामिल किया जाए, उसे हम आधुनिक समाजीकरण कहते हैं। ठीक है जी। इसका इस प्रश्न का जो लास्ट पोर्शन है, उसमें राजनीतिक समाजीकरण की विभिन्न विभिन्न अभिकरण कौन कौन से हैं? जैसे परिवार द्वारा होता है, जैसे शिक्षक संस्थाएं द्वारा होता है, जैसे अभिजात जो समूह बनते हैं उनके द्वारा किया जाता है, ये फिर महान राष्ट्रीय नेताओं के भाषण और उनके द्वारा किया जाता है, रोजगार के अनुभवों द्वारा किया जाता है, फिर सरकार की कार्रवाइयों द्वारा किया जाता है, जन प्रसार के साधनों को जो है प्रयोग जो है इसमें किया जाता है, फिर सिंबल्स के रूप में भी राजनीतिक समाजीकरण होता है। ये जो है अलग अलग जो है, आप कह लीजिए चैनल्स या एजेंसी, जिसके द्वारा व्यक्ति का राजनीतिक समाजीकरण होता है। मैंने परिवार के बारे में आपको बहुत विस्तृत रूप से जो है बता दिया है कि परिवार कैसे एक व्यक्ति, शिशु और नवयुवक का राजनीतिक समाजीकरण करते हैं। ठीक है जी। फिर शिक्षक संस्थाओं में कैसे किताबों द्वारा, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से जब आपका आपके कोई टीचर के साथ संवाद होता है उसके द्वारा, ठीक है। अगर हम बात करें, फिर जो राजनीतिक प्रणाली में या राजनीतिक व्यवस्था में आप जो समूह बनाते हैं, समूहों का गठन होता है, अलग अलग जो व्यक्ति की कह लीजिए समस्याएं होती हैं, वो अलग अलग तरह के समूह जो है राजनीतिक प्रणाली को, जो अलग अलग समूह हैं वो राजनीतिक प्रणाली को इसके बारे में बताते हैं। ठीक है जी। उसके द्वारा आपका जो है राजनीतिक समाजीकरण हो सकता है। फिर ठीक है जी, अगर आपको मान लीजिए रोजगार नहीं मिलता, ठीक है जी, पहले आपको ये पता होगा कि रोजगार ना मिलने के पीछे क्या कारण है। ठीक है जी। फिर आप रोजगार ना मिलने की जो दुहाई है वो सरकार के सामने रखते हैं, या डिमांड आप रखते हैं सरकार के सामने,
तो सरकार जब नहीं पूरी करती तो आप फिर जो है धरने वगैरह जो है लगाओ। तो अपनी बात मनवाने के लिए व्यक्ति जो है अलग अलग जो है साधनों का प्रयोग करता है। इसके बारे में भी जानकारी आपने सरकार से अपनी बात कैसे मनवानी है या सरकार ने आपकी बात कैसे माननी है, उसके बारे में भी आपको पता होगा। तभी तो आप सरकार के साथ बात करोगे, तभी तो आप सरकार के खिलाफ जो है जो प्रदर्शन करोगे या विद्रोह करोगे। इसके बारे में जानकारी, इसके बारे में भी समाजीकरण की जरूरत जो है पड़ती है। तो ये जो है उसके हिसाब से जो है आप जो है राजनीतिक प्रणाली में जो है वो आप अपना जो है काम कैसे करवाते हो इसके बारे में जानकारी। फिर जो अगला इसमें हमने इसका अगला जो पार्ट डिस्कस करना है वो है कि राजनीतिक समाजीकरण का महत्व। राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ये लोगों के राजनीतिक प्रणाली के संबंध के बारे में हमें जो है सचेत करती है या जानकारी देती है। ये व्यक्तियों की राजनीतिक भूमिकाओं के लिए हमें क्या व्यक्ति ने अगर राजनीति में जाना है उसे पहले राजनीति के बारे में पता होगा, तभी वो राजनीति में जाएगा। ठीक है जी। तो राजनीतिक भूमिकाएं कौन तय करता है? राजनीतिक भूमिकाएं जो है राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा जो है तैयार कराई। इसी तरह ये राजनीतिक प्रणाली को औचित्य औचित्य मतलब लेजिटिमेसी, मतलब इसके द्वारा ही एक सरकार को पता चलता है या एक व्यक्ति को पता चलता है कि सरकार उनके जो काम है उनके प्रति कितनी सचेत है, सरकार नीति निर्माण के मामले में कितनी सचेत है। तो ये जो है ये राजनीतिक प्रणाली को राजनीतिक समाजीकरण एक जो है लेजिटिमेसी या औचित्य साधन जो है सरकार जो है ये। हाँ, लास्ट इसमें है कि राजनीतिक प्रणाली और समाजीकरण की प्रक्रिया एक कड़ी में कार्य, मतलब इसको इस प्रक्रिया को हम राजनीति से अलग होकर नहीं देख सकते। ये राजनीतिक प्रक्रिया को स्थापित करने की कड़ी है। इसके द्वारा राजनीतिक प्रक्रिया को समाज में, राजनीतिक प्रणाली में, अर्थ प्रणाली में, सारी तरह की प्रणालियों में जो है स्थापित किया जाता है। सो इसके साथ आपका ये जो विषय है इसके ऊपर हमारी जो चर्चा है वो पूर्ण होती है। तो आज का जो मैं अपना संवाद है उसको यहीं पे विराम जो है देता हूँ। नमस्कार, थैंक यू फॉर अटेंडिंग।